अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 7 ऑसिलेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमने ऐसे दो एप्लीकेशंस के बारे में बताना है, ऐसे दो इतलाक़ात के बारे में बताना है जिसमें रेजोनेंस जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो आंसर में ये कहा जा रहा है कि नीचे दो एप्लीकेशंस हैं जिनमें रेजोनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले है ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सिग्नल। ट्यूनिंग रेडियो सिग्नल से क्या मुराद है? तो जब हमने रेडियो स्टेशन पर किसी ख़ास स्टेशन की जो नशरियात होती हैं उनको हमने सुनना होता है, तो उसके लिए हम रेडियो सेट के ऊपर क्या करते हैं जी, उसकी नाब को घुमाते हैं। नाब जब हम रेडियो सेट के घुमा रहे होते हैं तो हम दरअसल मुख्तलिफ़ स्टेशंस की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको चेंज कर रहे होते हैं, या जो रिसीविंग सर्किट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम चेंज कर रहे होते हैं। जब हम किसी ख़ास स्टेशन को सुनना चाह रहे होते हैं और हम उसकी फ्रिक्वेंसी के पास नाब को लेकर जाते हैं, तो उस वक्त जो फ्रिक्वेंसी होती है ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी, वो रिसीविंग सर्किट की फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स की जो एब्ज़ॉर्प्शन होती है या जो एब्ज़ॉर्प्शन एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सिग्नल्स होते हैं उस फ्रिक्वेंसी के या उस रेडियो स्टेशन के, वो हमारा रिसीविंग सर्किट जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम उस रेडियो स्टेशन के ट्रांसमिशन को आसानी से वाज़े तौर पर सुन सकते हैं। दूसरे नंबर पर है स्विंग यानी कि झूला। ये मिसाल है मैकेनिकल रेजोनेंस की। जब एक बंदा स्विंग के ऊपर बैठता है तो वो हर दफ़ा जब पीछे की तरफ जा रहा होता है तो एक ख़ास जगह पर पहुंचकर वो एक पीरियाडिक फ़ोर्स लगा रहा होता है। अब ये जो पीरियाडिक फ़ोर्स वो बार बार लगा रहा होता है एक ख़ास जगह पर पहुंचकर, अगर तो वक्त के साथ साथ इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो झूले की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ बराबर होती जाती है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाता है। यही जो झूले के एम्पलीट्यूड का बढ़ना होता है इसको कहा जाता है रेजोनेंस। तो ये जो दो एप्लीकेशंस हैं ये हैं रेजोनेंस की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के साथ क्या होता है अगर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, यानी कि लेंथ को डबल करने पर कितना चेंज आएगा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में। तो आंसर ये है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो होता है टी इज़ इक्वल टू 2πL/g अंडर द रूट। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो नई जो लेंथ होगी एल प्राइम वो 2L के इक्वल हो जाएगी। तो नया पीरियड जो होगा वो होगा टी प्राइम इज़ इक्वल टू 2πL प्राइम/g अंडर द रूट। अब एल प्राइम की वैल्यू डालते हैं तो 2π * अंडर रूट एल प्राइम की जगह 2L/g। अब ये जो 2L में 2 है इसको हम अलग लिख लेते हैं, अंडर रूट 2 है तो इसको शुरू में लिख लेते हैं टी प्राइम इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2πL/g। अब 2πL/g जो है वो टी के इक्वल है, तो टी प्राइम जो होगा वो अंडर रूट 2t हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड होता है वो अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए। इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ़ इट्स लेंथ इज़ 1 मीटर लॉन्ग। अगर एक पेंडुलम हो हमारे पास और उसकी लेंथ हो 1 मीटर, तो ऐसी सूरत में उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो आंसर में देखें फ्रिक्वेंसी होती है एफ इज़ इक्वल टू 1/2πg/L अंडर द रूट। अब सिंस L इज़ इक्वल टू 1 यानी कि लेंथ 1 मीटर है तो L की जगह 1 पुट करेंगे तो F इज़ इक्वल टू 1/2, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई जी या 9.8/1 अंडर द रूट। L की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी। अब 1 डिवाइड बाई 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 का अंडर रूट होगा 3.130। अब 1/6.28 जो होता है वो 0.159 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3.130 के साथ तो आंसर आएगा 0.497 हर्ट्ज़। इसका मतलब है कि एक ऐसा हमारे पास सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर हो, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 0.497 हर्ट्ज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है,
गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ईच ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। एक एक एग्जांपल देनी है हमने फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो आंसर में पहले फ्री ऑसिलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि फ्री ऑसिलेशन होती क्या है। तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ऐसी ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं और उस पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा होता है, तो उसमें पैदा होने वाली ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस कहा जाता है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? तो अगर एक बॉडी को ऑसिलेट किया जा रहा हो एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से, यानी उस पर बार बार बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही हो, तो ऐसी सूरत में जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी उनको कहा जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अब मिसाल ये देते हैं कि एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है और कोई बंदा उसको बार बार पीछे से धक्का दे रहा है एक ख़ास वक्त पर, तो अब उसमें जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी उस बच्चे के झूले में, वो जो होंगी वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होंगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, हाउ कैन यू कंपेयर द masses ऑफ टू बॉडीज बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। आप दो बॉडीज़ की जो मैसेज हैं उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनको कैसा मुवाजना कर सकते हैं अगर उनकी फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में हमें पता हो और वो जो दोनों बॉडीज़ हैं वो एक धागे के साथ क्या की गई हो जी, सपोर्ट की गई हों और वो ऑसिलेट कर रही हों। यानी हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनकी मैसेज को हमने कंपेयर करना है कि किसकी मैस ज़्यादा है, किसकी कम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो उनको एक स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट किया गया, उनमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हो, तो फ्रिक्वेंसीज़ की मदद से हम मैसेज के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो आंसर में फ्रिक्वेंसी ऑफ मैस m1 इज़ 1/f1 इज इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई √k डिवाइडेड बाई m1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। जो मैस m2 की फ्रिक्वेंसी होगी वो f2 होगी इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई m2 अंडर द रूट। अब इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, f1 डिवाइडेड बाई f2 इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करते हैं 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई m अंडर द रूट। ये डिवाइड होगी 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई m2 अंडर द रूट। अब 1/2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, f1 डिवाइडेड बाई f2 इक्वल होगा k डिवाइडेड बाई m1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई k डिवाइडेड बाई m2 अंडर द रूट। अब ये जो दूसरा है k डिवाइडेड बाई m2 अंडर द रूट, इसको डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उलट हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई m1, इनके अंडर रूट अलग अलग ले लेते हैं, दोनों पर एक अंडर रूट था, अलग अलग भी ले सकते हैं, तो k अंडर रूट डिवाइडेड बाई m1 अंडर रूट, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और m2 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, m2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई k अंडर रूट। अब k अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो f1 डिवाइडेड बाई f2 इक्वल हो जाएगा m2 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई m1 अंडर द रूट। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं जी, हम दोनों की मैसेज को कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वायर हैंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डार्क हाई टावर सो दैट द टॉप ऑफ द टावर इज़ नॉट विजिबल, हाउ यू वुड बी एबल टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ दैट टावर। एक तार जो है वो एक ऊंचे तारीख टावर के साथ लटकी हुई है। डार्क हाई टावर का मतलब है कि वो इतना ऊंचा टावर है कि उसका ऊपर वाला सिरा हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम उस टावर की हाइट कैसे मालूम करेंगे? आंसर है, अगर हम उसके साथ लटकी हुई जो तार है उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दें, ऑब्जेक्ट बांधने के बाद हम उसको ऑसिलेट करवाएं और उसका टाइम पीरियड मालूम करें। जब उसके तार के साथ बंधा हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑसिलेट हम करवाएंगे तो हम देखेंगे कितनी देर में वो एक चक्कर मुकम्मल करता है, तो वो उसका टाइम पीरियड होगा। ये अगर हम टाइम पीरियड मालूम कर लें तो नीचे दिए गए फार्मूले की मदद से हम उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी अंडर द रूट। दोनों साइडों को स्क्वायर कर दें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई जी। अब एल फाइंड करना है तो एल इक्वल हो जाएगा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, टी की वैल्यू हमने निकाल दी टाइम पीरियड से और 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे
हमें उस डार्क हाइट टावर की जो हाइट होगी वो हम मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों होता है जब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है। हमें पता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी सेंट्रल पॉइंट पर पहुंचती है तो उस बार जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है और जो उसकी वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो आंसर में हम देखेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर इज़, वेलोसिटी जो है ऑसिलेटर की वो है v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम किस वक्त होती है जब x ज़ीरो होता है यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर अंडर द रूट होगा और ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट। यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या होगा v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। इसको ठीक कर लें काइंडली। अब जो एक्सेलरेशन है किसी भी इंस्टेंट पर उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब एज वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब एक्स ज़ीरो होगा तो उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो ए इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ज़ीरो। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ज़ीरो करेंगे आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि जब एक्स ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी तो ज़्यादा से ज़्यादा है हमने देख लिया, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर इज़ ए। पूछा जा रहा है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो अपने एक टाइम पीरियड के दौरान कितना डिस्टेंस कवर करता है। एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेटर का है वो है ए। इसका आंसर ये है, यहाँ पर साथ में फिगर भी बनी हुई है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑसिलेटर का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। अब टाइम पीरियड के लिए उसको एक पूरा चक्कर मुकम्मल करना पड़ता है। अब फ़र्ज़ करें कि जो ऑसिलेटर है वो स्टार्ट करता है एक्स से और वो मीन पोजीशन पर जाता है z तक, तो एक ए कवर करेगा। z से फिर y तक जाएगा तो 2a कवर हो जाएंगे। अब y से वापस z पर आएगा तो 3a हो जाएंगे और z से दोबारा x पर जाएगा तो इसका एक टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाएगा और 4a डिस्टेंस कवर होगा। तो इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड के दौरान ये 4a डिस्टेंस कवर करता है। क्वेश्चन 9 है व्हाट हैपन्स टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज इट ऑसिलेशंस डाई डाउन फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल। एक सिंपल पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी के साथ क्या होता है जब इसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं ये लार्ज एम्पलीट्यूड से कम होते होते ख़त्म हो जाती हैं। आंसर इसका है कि जब ऑसिलेशंस पेंडुलम की कम हो रही होती हैं लार्ज एम्पलीट्यूड से तो जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एम्पलीट्यूड के और वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी अब पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ऑसिलेशंस का तो एम्पलीट्यूड भी टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, लेकिन जो जो कम होता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एम्पलीट्यूड जो है एक वक्त ऐसा आएगा जब टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब वो कांस्टेंट होता है तो फिर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी अनइफेक्टेड हो जाती है, वो भी सेम रहती है, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो हम यही जवाब देंगे। तो ऑसिलेशंस जब कम हो रही होती हैं लार्ज एम्पलीट्यूड से तो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सिंगर होल्डिंग अ नोट ऑफ राइट फ्रिक्वेंसी कैन शैटर अ ग्लास, एक्सप्लेन। एक सिंगर जो है, एक गवैया या एक गुलकार जो है, ये एक सही फ्रिक्वेंसी का सुर लगाकर एक गिलास को तोड़ सकता है। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये होगी कि मुख्तलिफ़ जो सॉलिड बॉडीज़ हैं या हर सॉलिड बॉडी की तरह जो ग्लास होता है इसकी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। इसके मालिक्यूल्स की भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। अब अगर एक गुलकार जो है एक ख़ास फ्रिक्वेंसी का हामिल सुर लगाता है
और वो शोर जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्लास के मालिक्यूल्स की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो ग्लास के मालिक्यूल्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लास है वो टूट सकता है। तो ऐसी सूरत में सही फ्रिक्वेंसी का नोट लगाकर ग्लास को तोड़ा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सॉरी, ये थे यूनिट नंबर 7 ऑसिलेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ से अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और जो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।